दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का भले ही इस्तीफा हो गया हो, लेकिन जेन ज़ी की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। और सच ये है कि जेन ज़ी और सरकार के बीच में टकराव बढ़ता चला जा रहा है। और इस कदर टकराव है कि सरकार के नंबर 2 यानी अमित शाह, जी हाँ, अमित शाह की अपनी कुर्सी फंसती नजर आ रही है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, जो सबसे आप कह सकते हैं क्रूशल इस सरकार के लिए, कि क्या जेन ज़ी दोबारा आंदोलन करेगी, और क्या ये जो दोबारा आंदोलन होगा ये 20 जुलाई के आंदोलन से बड़ा होगा। और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या मोदी सरकार, क्या अमित शाह ये दोबारा आंदोलन होने देंगे। यानी सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो दूसरे आंदोलन की धमकी दे रही है, अल्टीमेटम दे रही है, क्या ये दोबारा आंदोलन दिल्ली में कर पाएगी। और दोस्तों, अंदर की बात यह है कि पिछले 72 घंटों में, पिछले 3 दिन से नरेंद्र मोदी, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अमित शाह और सरकार के 2-3 बड़े नेता लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से दोबारा आंदोलन ना होने दिया जाए। और दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी धमक बनाए रखनी है, अगर अपनी रेलेवेंस बनाए रखनी है, तो उसे ना सिर्फ दोबारा सड़कों पर उतरना होगा, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखाना होगा। अब दोस्तों, देश भर का जेन ज़ी आगे क्या करने जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का फ्यूचर प्लान क्या है, उनका जो सीक्रेट प्लान है कि आगे किस तरह से वो दोबारा आंदोलन करेंगे, उसकी रणनीति कैसे बन रही है, और ये कितना बड़ा आंदोलन है, इस पर तो मैं आऊँगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जब एग्रीमेंट हो गया था, जब कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में एग्रीमेंट हो गया था, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि फिर से टकराव की नौबत आ गई कि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जेन ज़ी है और दूसरी तरफ मोदी और शाह हैं। और ये जो टकराव है, मैंने शुरू में कहा, बढ़ता चला जा रहा है। आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है। अब दोस्तों, बच्चों की तरफ से 3 डिमांड्स थी। पहली डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, जो कबूल कर ली गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया। दूसरी डिमांड थी कि जो बच्चों ने खुदकुशी की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, और वो भी सरकार ने बात मान ली। लेकिन एक तीसरी डिमांड भी थी, और तीसरी डिमांड ये थी कि 20 जुलाई को जो आंदोलन हुआ, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन्स चलाए गए, उनको बेरहमी से पीटा गया, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, पटना में भी हुआ, जहानाबाद में भी हुआ, सिवान में तो AK-47 चल गई, और यही हाल मुंबई में भी रहा, बाकी शहरों में भी देश के रहा। तो इसमें कॉकरोच जनता पार्टी चाहती थी कि सरकार तुरंत सारे मुकदमे वापस ले, FIR वापस ले, छात्रों पर दबिश ना पड़े, उनको पुलिस थाने में यातना न दी जाए। और यहीं पर खेल हो गया। यहीं पर खेल ये हुआ कि नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल तो दिया कि तीसरी शर्त भी मंजूर है, मुकदमे भी वापस होंगे, रिहाई भी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और मामला फिर बिगड़ता ही चला गया। 25 जुलाई को जब JP नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी 3rd राउंड की बातचीत हुई थी, तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी, जितनी भी FIRs फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा, किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है, और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुई। अब दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जिनके मंच से, जंतर मंतर के जिनके मंच से इतना बड़ा आंदोलन सामने आया देश के, अब उनका ये कहना है कि साहब, अगर ये मुकदमे वापस नहीं होते हैं, उत्पीड़न बंद नहीं होता है, सरकार की नीयत साफ नहीं दिखती है, तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। उधर मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, आप कह सकते हैं मोदी जी के
सबसे बड़े खुफिया एजेंट, इन तीनों की रणनीति है कि किसी सूरत में, किसी भी कीमत पर दोबारा आंदोलन नहीं होने देना। अब यहां पर मेरा यह कहना है कि चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो या इधर सरकार हो, दोनों के बीच पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने एक शक्ति परीक्षण हो रहा है कि कौन किस पर हावी है, और देखना यह भी होगा कि कौन कामयाब होता है अपनी रणनीति में। सरकार कामयाब होती है या कॉकरोच यानी जेनजी कामयाब होती है। अब दोस्तों, अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें, सीजेपी की बात करें, जिसके 3 प्रमुख नेता एक तरह से चेहरा हैं इस जेनजी आंदोलन के भी, एक तरफ अभिजीत दीपके हैं, फाउंडर हैं, जो उनके साथ आशुतोष रानका हैं, ये आम आदमी पार्टी में रहे, और सौरभ दास हैं, जो आप कह सकते हैं कि लीगल रिपोर्टिंग के माहिर माने जाते हैं, और बड़ी कच्ची उम्र में उन्होंने एक मुकाम पा लिया। तो ये जो 3 लड़के हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, एक तरफ इनके पास क्या ऑप्शन है और सरकार के क्या पास ऑप्शन। अगर हम सीजेपी यानी कॉकरोच पार्टी की बात करें तो पहला ऑप्शन तो यही है कि 20 जुलाई की तरह एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में एक बार फिर से किया जाए। यानी जो ट्रेलर देखा था देश और दुनिया ने, उससे कहीं बड़ा, कहीं ज्यादा विकराल प्रदर्शन हो, जो सरकार को पूरी तरह से झकझोर दे, झुका दे। और जाहिर तौर पर यह आंदोलन करके सीजेपी ये जताना चाहेगी कि पहला जो आंदोलन था वो कोई फ्लूक नहीं था, कोई तुक्का नहीं था, बल्कि सच में आज देश के जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जेनजी हैं, यानी 14-15 साल से लेकर 28-29 साल के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उसको कॉकरोच जनता पार्टी रिप्रेजेंट करती है। यानी जो 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो कोई फ्लूक नहीं था। अब कॉकरोचों के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? मान लीजिए अगर आंदोलन नहीं हो पाता, अजीत डोभाल और अमित शाह मिलकर आंदोलन को कहीं ना कहीं उसको रोकने में सफल हो जाते हैं, दबाने में सफल हो जाते हैं, दमन में सफल हो जाते हैं, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन जो मुझे लगता है वो ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी फिर अपोजिशन के फ्रंट को ज्वाइन कर सकती है। यानी जिस फ्रंट से बच रही है, थोड़ी पर्देदारी है, वो सीधे सीधे विपक्ष के साथ एक मंच साझा कर ले और एक तरह की एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं, सिविल सोसाइटी बने यूथ की। तो क्या कॉकरोच सेकंड ऑप्शन अपनाती है, यानी विपक्ष के साथ मिलकर एक मोर्चा खड़ा करती है मोदी और शाह से लड़ने के लिए, अपनी बातों को आगे रखने के लिए? तो पहला ऑप्शन 20 जुलाई की तरह एक बड़ा आंदोलन करें, और अगर आंदोलन नहीं कर पाते हैं, यही विकल्प है कि विपक्ष के साथ मंच साझा कर लें, विपक्ष के साथ एक मोर्चा खोल दें। और अगर ये भी मंजूर नहीं है जेनजी को, तो फिर तीसरा ऑप्शन यही बचता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह फंक्शन करे, किसी भी राजनीतिक दल से कोई स्थायी गठबंधन ना करे, बल्कि इशू बेस्ड जो है वो गठबंधन करे, और जिस मुद्दे पर सहमति हो उसी पर समर्थन दे, और जिस मुद्दे पर असहमति हो उस पर विरोध करे। यानी एक तरह की यूथ सिविल सोसाइटी। अब दोस्तों, सीजेपी के सामने जो ऑप्शंस हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के सामने जो ऑप्शंस हैं, वो तो हमने डिस्कस किए, लेकिन ऑप्शंस के अलावा बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं, बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना कॉकरोच जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी, नाम से ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सवाल है कि ना ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना ही कोई इनका बड़ा संगठन है। घूम फिर के अगर आप देखें तो 3 ही चेहरे सामने आते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो बीच में जो चेहरा है दीपके का, वही आप कह सकते हैं कि वन मैन शो अभी तक लग रहा है। यानी जो दीपके तय करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी वैसा ही करती है, और इम्पॉर्टेंट मैटर्स में वही बयान देते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो पार्टी है कॉकरोच पार्टी, वो दीपके के इर्द गिर्द ही खड़ी हुई है, यानी सेंटर स्टेज पर सिर्फ दीपके हैं। और दूसरी बड़ी जो चुनौती है, जो चैलेंज है, वो ये है कि अभी तक सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा, इस तरह का कोई एक आइडिया फ्लोट नहीं किया गया है। अगर आप देखें तो ना ही कोई विजन है और ना ही कोई विचार है। सीजेपी ने भले ही कुछ मांगे रखी हैं, लेकिन अभी तक उसके पास इकोनॉमी, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे बड़े मुद्दों पर कोई डिटेल्ड मैनिफेस्टो या क्लियर एक्शन प्लान नहीं है। हालांकि सीजेपी का कहना है कि वे धीरे धीरे अपना मैनिफेस्टो एक्सपैंड करेगी। एजुकेशन इज वन इशू दैट अफेक्ट्स एवरी सिटी। तो एक हो गया एजुकेशन, Yes. ठीक है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग कंसर्न। लेकिन अभी उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान या रोड मैप नहीं है। इसके अलावा सीजेपी के सामने विपक्षी पार्टियों के साथ
रिश्तों को संभालने की भी बड़ी चुनौती है। और राजनीतिक पार्टियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शुरू से ही हमने देखा है कि कांग्रेस को थोड़ा सा परहेज था कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर जाने का, क्योंकि इस तरह के आरोप लग रहे थे कि अभिजीत दीपके ने मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके लिए काम किया, जो आशुतोष रानका हैं ये भी कहीं ना कहीं राजस्थान में जो आम आदमी पार्टी उससे जुड़े हुए थे। तो कॉकरोचों को आम आदमी पार्टी के एक, आप कह सकते हैं, एक ऑफशूट की तरह देखा जा रहा था, एक शाखा की तरह से देखा जा रहा था, एक बी टीम की तरह से देखा जा रहा था। और इसीलिए कांग्रेस थोड़ी सी विचलित थी। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर नहीं गए, जबकि बाकी नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हों या डिम्पल यादव हों या फिर उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार हों या बाकी टीएमसी के नेता हों, बाकी सारे नेता गए, राहुल गांधी अभी तक नहीं गए और मजबूरी में उन्हें पवन खेड़ा को भेजना पड़ा वहाँ पर। तो अभी भी एक सामंजस्य नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए विपक्ष के साथ, जिस तरह से बाकी प्रेशर ग्रुप्स की है, वो अभी नहीं बन पाई है। यानी सरकार से लोहा लेने से पहले सीजेपी को अपने ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर काम करना होगा। अब दोस्तों, जेंसी का क्या प्लान है, क्या इरादे हैं और उनके सामने क्या विकल्प हैं, ये तो आपने जान लिया। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, सरकार, मोदी और शाह, इनकी क्या स्ट्रेटजी, इनके सामने क्या विकल्प, इनके पास क्या ऑप्शंस हैं। और अगर आजकल आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो मोदी जी आजकल हर रात इंस्टाग्राम पर आते हैं, रील बनाते हैं और ऐसा लगता होगा, एक इंप्रेशन ऐसा जा रहा है जैसे मोदी जी झुकते चले जा रहे हैं, छात्रों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, उन्हें फ्रेंड्स बोल रहे हैं, दोस्ती करना चाह रहे हैं। लेकिन इस रील के पीछे ही असली रील चल रही सरकार की, इसके पीछे ही सारा खेल हो रहा है। और एक ऐसा खेल है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां मैंने आपको पहले कहा कि मोदी हैं, मोदी के साथ अजीत डोवाल हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, अमित शाह हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं, और भी 2-3 सीनियर मंत्री हैं सरकार के, जो रोज रात में, जब मोदी जी पिछले 3-4 दिनों से अर्जेंट मीटिंग बुला रहे हैं, रोज रात में स्ट्रेटजी बन रही है, ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं, ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। अब दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है, आप कह सकते हैं कि वो मोदी जी की जो चाणक्य नीति है उनकी, अमित शाह की नीति है। और ये नीति बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि स्टूडेंट्स को किसी तरह से केसेस में इम्प्लिकेट करो, उनके खिलाफ जो FIRs हुई हैं उन FIRs पर जांच शुरू करें, उनके घरों में दबिश डालें, उनके परिवारों को परेशान करें, उनको थाने में बुलाएं और वहाँ पर उत्पीड़न करें, प्रेशर डालें। जिस तरह से 15 साल की जो रुचिका सिंह है, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उस पर पुलिस ने न सिर्फ FIR दर्ज करी, माफ़ी का वीडियो भी बनवाया और जारी भी करा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, इसको आप ब्लैकमेल कह लीजिए, इसको आप प्रेशर कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, इसको आप धमकी कह लीजिए पुलिस स्टेट की। कहीं ना कहीं छात्रों को दबाया जा रहा है, भीतर ही भीतर उनको कहीं ना कहीं झकझोरा जा रहा है। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियाँ देते हैं। तो ये जो एक नीति है अमित शाह साहब की है, चाणक्य नीति है, डरा के, धमका के, परेशान करके इस आंदोलन को पूरी तरह से, जिसे अंग्रेजी में निप इन द बट कहते हैं, कि जड़ से ख़त्म कर दो। और दूसरी स्ट्रेटजी क्या है सरकार के पास, या दूसरा ऑप्शन है, वो है स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को बदनाम करना। और इस काम में जहाँ बीजेपी का जो IT सेल है, जिसमें हज़ारों हज़ार ट्रोलर काम करते हैं, उसको महारत हासिल है कैरेक्टर असैसिनेशन करना, किसी तरह से छात्रों को बदनाम करना। और साथ ही साथ जो गोदी मीडिया है, उसको भी मोदी जी ने 12 साल में ट्रेन कर दिया है इस ऑब्जेक्टिव के लिए। तो एक तरफ गोदी मीडिया के एंकर्स, उनके रिपोर्टर्स, बीजेपी के सपोर्टर, राइट विंग इन्फ्लुएंसर, तमाम लोगों की पूरी फौज उतार दी गई है कि किसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए। कभी उन्हें चाइनीज़ एजेंट बताया जाए, तो कभी उन्हें एंटी नेशनल बताया जाए, कभी एंटी हिंदू बताया जाए, और भी कई उन पर इल्ज़ाम थोपे जाएं। ये आंदोलन रियल मायने में
नीट का आंदोलन छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये सैबोटाज किया हुआ, बाहरी पैसों से सैबोटाज किया हुआ आंदोलन था। और ये वो नहीं है जो हमारे देश के छात्र हैं, क्योंकि छात्र कभी इस भाषा में इतनी गंदी भाषा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ये कहने के लिए फिर से आया हूं कि जो मैं समझ रहा था वो नहीं है, ये वो स्टूडेंट्स नहीं है, ये सब बिके हुए हैं, जयचंद और मीर जाफर हैं, जिन्होंने चंद पैसों के लिए हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और जो थर्ड ऑप्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, आईबी का इस्तेमाल, अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका इस्तेमाल, जो अमित शाह की एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल, और पहले जैसी गलती ना करना। यानी 20 जुलाई के जो आंदोलन था उसमें अमित शाह की एजेंसियां या डोवाल की एजेंसियां जिस तरह से गच्चा खा गई थी, अब ये गलती नहीं करनी। तो एक अलर्ट मोड में एजेंसियां हैं, पुलिस भी है उसमें शामिल, उसमें लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी है, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, और आप कह सकते हैं पूरा जो सिस्टम है मोदी और शाह का, वो इस वक्त छात्रों को ट्रैक कर रहा है कि बिहार में कौन नेता उभर रहा है, महाराष्ट्र में कौन नेता उभर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, किस तरह से इनके बीच में फूट डाली जा सकती है, या इनको ब्लैकमेल किया जा सकता है, या इनको संगठित होने से, इकट्ठा होने से कैसे रोका जा सकता है। इस पर भी काम हो रहा है। और ये भी काम हो रहा है कि अगर फिर से नेशनल कॉल दी जाती है, अगर फिर से आंदोलन का ऐलान होता है, तो सरकार कैसे निपटेगी उससे, कैसे निपटेगी, कैसे उसको रोका जाएगा, इस पर भी काम अजीत डोवाल, अमित शाह कर रहे हैं। और आखिर में दोस्तों, बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में, क्या मोदी सरकार द्वारा स्टूडेंट्स को डराने, धमकाने और उन पर फर्जी केसेस लादने के खिलाफ कॉकरोच पार्टी एक बार फिर से मैदान में उतरेगी और अपनी ताकत दिखाएगी? क्या वो 20 जुलाई की तर्ज पर वैसा ही मूवमेंट फिर से खड़ा कर पाएगी जिससे सरकार दहल गई थी और अब भी दहल रही है? तो क्या 20 जुलाई से बड़ा आंदोलन दोबारा देखने को मिलेगा? और अगर 20 जुलाई की तरह दोबारा आंदोलन करने में कॉकरोच पार्टी या जेन-ज़ी नाकाम होती है, तो जाहिर तौर पर जो गोदी मीडिया वो यही प्रचारित करेगी कि 20 जुलाई का जो प्रदर्शन था, आंदोलन था, वो सिर्फ एक फ्लूक था, वो सिर्फ एक तुक्का था। लेकिन अगर दोबारा आंदोलन का जो ऐलान है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये सफल होता है, ये कामयाब होता है, और 20 जुलाई से कहीं ज़्यादा भीड़ छात्रों की, जेन-ज़ी की, संसद को चारों तरफ से घेर लेती है, और आप कह सकते हैं कि लाखों बच्चे भारत के अलग अलग शहरों से दिल्ली कूच कर जाते हैं और सरकार प्रेशर में आ जाती है, तो फिर ये माना जाएगा कि ये जो जेन-ज़ी है ये किसी के आगे झुकती नहीं। या फिर जो अभिजीत दीपके ने कहा था कि झुकते हैं मोदी, झुकाने वाला चाहिए, तो फिर एक तरह से जीत जो है वो जेन-ज़ी की होगी। और जहाँ तक सरकार की बात है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह, या मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। बहुत बड़ी क्राइसिस में मोदी जी और उनकी सरकार फंस चुकी है दीपक जी। फिर यह सरकार टिक नहीं पाएगी, इस सरकार को जाना पड़ेगा। और अगर जेन-ज़ी दोस्तों कामयाब हुआ, तो फिर मैसेज बहुत क्लियर है कि जो काम विपक्ष, देश का विपक्ष जिसमें समूची पार्टियां हैं विपक्ष की, जो काम वो 12 साल से नहीं कर पाई, वो 35 दिन के अंदर सीजेपी ने करके दिखा दिया। फिर ये मैसेज जाएगा, और ये भी मैसेज जाएगा कि आगे जो देश का भविष्य है वो हमारे हाथों में नहीं, हमारे बच्चों के हाथों में, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके हाथों में सुरक्षित है। इंडिया इज़ मच सेफर। तो दोस्तों, ये आज की स्पेशल स्टोरी थी जहाँ पर मैंने कोशिश करी है ये दिखाने की कि कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या करने जा रही है और सरकार उसका क्या जवाब देने जा रही है, और ये जो शक्ति परीक्षण है इसमें अंततः किसकी जीत होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि किस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप ही की आवाज़ है, आपकी हौसला अफजाई से आप तक पहुंच रही है। और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को लाइक भी करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।